नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप करेंगे जीएस के सेक्शन का पार्ट 3। इसमें आपको कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपकी जीएस की तैयारी के लिए यूपीएससी वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इन सब के लिए आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वयं पर भरोसा होना। अगर आप स्वयं पर भरोसा करेंगे, हर एक प्रश्न को ईमानदारी के साथ करेंगे और एक लक्ष्य के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी वीडियो के जो अभ्यर्थी हैं उनके पास ये स्वर्णिम अवसर है कि अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें। जो अभी तक किसी परीक्षा में सफलता नहीं हासिल कर पाए, उन्हें ये स्वर्णिम मौका मिलेगा कि यूपीएससी वीडियो 2018 के री एग्जाम में अपना झंडा लहरा सकें, अपने लिए नौकरी पक्की कर सकें। क्योंकि अधिकांश अभ्यर्थियों का जो इसकी टॉप कैटेगरी के थे उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका है। टीचर भर्ती कई हुई हैं, रेलवे की भर्तियां हो चुकी हैं, यूपीएसआई की भर्तियां हो चुकी हैं। तो आपके पास स्वर्णिम मौका है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? बताइएगा, उपरोक्त नहीं आपका निम्न ऑप्शन में होगा में कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? ए ऑप्शन है आपका सिंधी और नेपाली, बी है कोंकणी और मणिपुरी, सी ऑप्शन है आपका बोडो और संताली, डोगरी और मैथिली, या डी ऑप्शन संथाली और कोंकणी। बताइएगा 2003 के 92वें जो संशोधन हुआ था 92 अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, बोडो और संथाली, डोगरी और मैथिली। ये चारों भाषाएं शामिल की गई थी 2003 के 92वें संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? बताइएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? ए ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, बी है लद्दाख, सी है बाड़मेर और डी ऑप्शन है आपका कच्छ। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी लद्दाख, सी बाड़मेर और डी ऑप्शन है आपका कच्छ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर है आपका वो बी है लद्दाख। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? ए ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति का आदेश, बी ऑप्शन है कानून द्वारा संसद, सी है सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, या डी केंद्र सरकार की अधिसूचना। बताइएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल संख्या है, यानी कि जो न्यायाधीशों की कुल संख्या है, उसको कौन बदल सकता है? राष्ट्रपति का आदेश, या कानून द्वारा संसद, या सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, या केंद्र सरकार की अधिसूचना। तो इसका सही उत्तर है आपका तीसरा क्वेश्चन का बी ऑप्शन, कानून द्वारा संसद। क्लियर आपको? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? कानून बनाकर संसद बदल सकती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? ए ऑप्शन है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, बी है वन, सी है स्टॉक एक्सचेंज और डी है आपका कृषि। देखिए 3 सूचियां हैं, एक आपकी है 3 अनुसूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची में केंद्र सरकार के कानून आते हैं, जो जिन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, और राज्य सूची में आपके आते हैं राज्यों से संबंधित विषय जिस पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन इन विषयों पर अगर केंद्र सरकार ने कानून बना दिया है तो राज्य सरकार से ऊपर उन कानूनों को माना जाएगा और हमें सदैव
केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए ही कानूनों को लागू किया जाएगा समवर्ती सूची के विषय में। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है बी, यानी कि 1, ये समवर्ती सूची में है। क्लियर आपको। इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी। अगला प्रश्न है आपका, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। बताइएगा भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। ए 15 लाख, बी 25 लाख, सी 20 लाख, डी 30 लाख। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यह आपको बताना है। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका 5वें का सी 20 लाख। क्लियर है आपको। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 20 लाख। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित समिति में से कौन सी समिति 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। बताइएगा निम्नलिखित जो समितियां दी गई हैं उनमें से कौन सी ऐसी समिति है जो 3 स्तरीय यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी जीवी के राव समिति, डी है सरकारिया समिति। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सैकड़ों बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आईएएस से लेकर पीसीएस से लेकर दरोगा भर्ती से लेकर हर तरह की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइएगा निम्नलिखित समिति में से कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। तो इसका छठे का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। क्लियर आपको। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है आपका, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी। तो आपको बताना है जो स्वर्ण सिंह समिति बनी थी उसने किस चीज की सलाह दी थी, जो नीचे ऑप्शन में एक होगा। ए ऑप्शन है आपका राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का संविधान, बी है पंचायती राज में सुधार, सी है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, और डी है आपका हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का संविधान, पंचायती राज में सुधार, या भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, या डी हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया यानी कि आपस में जोड़ देना। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, यानी कि 51 के काम में जो शामिल किए गए हैं मौलिक कर्तव्य वो स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर ही किए गए थे। क्लियर आपको। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है। ए ऑप्शन है आपका आर्मेनिया, बी है अजरबैजान, सी है इंडोनेशिया, और डी है आपका काबुल। बताइएगा अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है। बहुत ही आसान उत्तर है, अगर आप इसको पढ़ रहे होंगे, थोड़ा बहुत भी पड़ोसी देशों के बारे में राजधानियों के बारे में समझ रखते होंगे, अक्सर डेली न्यूज में आ जाती है कोई ना कोई खबर अफगानिस्तान की राजधानी से संबंधित, क्योंकि यहां पर काफी मात्रा में विस्फोट और तालिबान के कुचक्र होते रहते हैं। बताइएगा तो 8वें का जो सही उत्तर है आपका वो डी ऑप्शन है, काबुल। इंडोनेशिया स्वयं में एक देश है, अजरबैजान स्वयं में एक देश है, आर्मेनिया स्वयं में एक देश है, तो काबुल ही हो सकता था इसका उत्तर सिर्फ। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। बताइएगा निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ए अटॉर्नी जनरल, बी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सी बजट, और डी है आपका कैबिनेट। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ए अटॉर्नी जनरल, बी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सी बजट, और डी है आपका कैबिनेट। तो इसका सही उत्तर है आपका सी बजट। बजट शब्द का सीधे तौर पर कोई जिक्र नहीं है, बजट जैसा शब्द कोई भी संविधान में प्रयुक्त नहीं किया गया है। क्लियर आपको। तो वार्षिक खर्चों का जो विवरण है उसका जिक्र है, यह बजट का कोई भी जिक्र नहीं है। क्लियर आपको। और बाकी शब्दों का जो जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में हर वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है। बताइएगा
भारत में हर वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए 26 नवंबर, बी 30 नवंबर, बी 15 अक्टूबर, सी 26 जनवरी। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। भारत में हर वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10वें का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो सही उत्तर है आपका ए 26 नवंबर। क्लियर आपको? बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन आपका रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। तो आज के आपके जो प्रश्न रहेंगे, आपको 2 अनुच्छेद बताने हैं। अटॉर्नी जनरल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। इन दोनों अनुच्छेद के नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि अटॉर्नी जनरल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आते हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी तैयारी उसी तरीके से मजबूत होगी जिस तरीके से, जिस निरंतरता से आप इस वीडियो को, आप इन प्रश्नों को लगातार करते रहेंगे। आपका जीएस का सेक्शन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वीडियो में सफलता पाने के लिए। वीडियो का किसी भी परीक्षा में, आप एसएससी की परीक्षा दे लें या यूपी पीसीएस की परीक्षा आप देंगे, वहां पर जीएस के क्वेश्चन से आपको रूबरू होना ही पड़ेगा। तो 11वां क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? बताइएगा, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकते हैं? ए ऑप्शन है आपका बाह्य आक्रमण के आधार पर, बी है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, सी है आंतरिक अशांति के आधार पर, या डी ऑप्शन है आपका ए और बी दोनों। यहां पर ए और बी दोनों होगा, ठीक है। इसको ए और बी दोनों कर लीजिए क्योंकि 1 2 तो लिखा ही नहीं है ना। तो ए और बी दोनों कर लीजिएगा। बताइएगा 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन आपका सही है। राष्ट्रपति पूरे देश में के किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर सकते हैं अगर या तो बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो। क्लियर आपको? इन दोनों परिस्थितियों में, ठीक है, अनुच्छेद 352 लगाया जा सकता है या बाह्य आक्रमण की संभावना हो। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? बताइएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। बताइएगा। तो बहुत ही आसान उत्तर है। अगर आपने अनुसूचियों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो बड़ी आसानी से उसका उत्तर दे पा रहे होंगे। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, पहली अनुसूची। क्लियर आपको? 12वीं का सही उत्तर है आपका ए, पहली अनुसूची को संशोधित करने पड़ेगा अगर कोई नया राज्य बनाना है, कोई नया राज्य जोड़ना है। ए, 12वीं का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? किन धर्मों को अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला है? तो सिख, फारसी, बौद्ध, जैन या सभी। बताइएगा इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। इसमें आपको मुस्लिम धर्म को भी शामिल कर सकते हैं, ईसाई धर्म को भी शामिल कर सकते हैं। जो हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों को अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अल्पसंख्यक की भी एक परिभाषा तय होनी चाहिए कि इतने प्रतिशत के बाद अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा? 5% जनसंख्या, 10% जनसंख्या, 20% जनसंख्या, इतनी जनसंख्या अगर आपकी हो गई देश में तो आपको अल्पसंख्यक नहीं माना जाएगा। क्या ऐसा कानून देश में बनना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आपकी सोच क्या है, या आप इसी तरीके से बने रहने देना चाहते हैं कानून को, यह भी बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितना दूर होता है? बताइएगा आमतौर पर चुनाव आयोग के नियमानुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितनी दूर पर हो सकता है? ए ऑप्शन है 1 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 2 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 3 किलोमीटर और डी ऑप्शन है आपका 4 किलोमीटर। तो 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 14वें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 किलोमीटर पर। क्लियर है आपको?
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? ए फारसी, बी संस्कृत, सी कश्मीरी, डी नेपाली। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है 15वें का? तो 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन हो जाएगा, फारसी। क्लियर है आपको? संस्कृत, कश्मीरी, नेपाली ये 8वीं अनुसूची की भाषाओं में शामिल है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस में पेश किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में। बताइएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जा सकता है? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 16वें का? तो 16वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी ऑप्शन है, केवल राज्यसभा में। क्लियर आपको? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? ए अनुग्रह, बी चित्रकूट, सी पंचवटी, डी PM निवास। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? 17वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 17वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पंचवटी के नाम से जाना जाता है। क्लियर आपको? किसके नाम से? पंचवटी के नाम से। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? बाघ है, या अशोक स्तंभ का शीर्ष है, या चक्र है, या लाल किला है? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का शीर्ष है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। जो आप सिंह की चिन्ह देखते हैं भारत सरकार का, वो अशोक स्तंभ शीर्ष से लिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी केंद्रीय गृह मंत्री, सी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, या डी केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी केंद्रीय गृह मंत्री, सी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री, या डी केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, केंद्रीय गृह मंत्री। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो गया है, ये आप कर चुके हैं, और इसका उत्तर है आपका बी ऑप्शन, यानी कि 1। क्लियर है आपको? तो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? 1 है। क्लियर है आपको? तो 20 का आपका बी ऑप्शन सही है। तो ये रहा आपका GS GK का सेक्शन नंबर 3। तो तीसरी क्लास थी आपकी, लगातार तैयारी कराई जा रही है। अभी आपके व्यूज कम आ रहे हैं, जैसे जैसे आप व्यूज बढ़ाते जाएंगे प्रश्नों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। 25 होंगे, फिर 30 होंगे, फिर 40 होंगे, और 50 तक क्वेश्चन आपको एक क्लास में करवाए जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपका सबसे ज़्यादा जरूरी है वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को पूरा खत्म करना, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्या अपेक्षाएं हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और लगातार पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य है कुछ। यहां से आप पीछे लौट कर जाएंगे तो आपको फिर से नया परिश्रम शुरू करना पड़ेगा। अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, किसी सरकारी नौकरी में आप अपने आप को बैठाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से UPSSC BDO अगर आपकी परीक्षा है, KBS की भर्ती है, या UP पुलिस की भर्ती है, या वन दरोगा की भर्ती है, ये सभी आपके लिए स्वर्णिम अवसर होंगे अपनी तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके आज कुल कितने प्रश्न सही हुए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।